नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम कांग्रेस के 4 साल क्या रहा प्रदेश का हाल में आप लोगों का स्वागत है। और इस कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे 4 साल में क्या विकास के कार्य हुए और इन 4 सालों में क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे। और बार बार बीजेपी दावे करती है, आरोप लगाती है कि इन 4 सालों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए और इन दावों को बल तब मिलता है जब प्रदेश के कई IAS अधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया तक ईडी की रडार में आती हैं और उन्हें जेल तक जाना पड़ता है। इस परिचर्चा में हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पैनल में शामिल होंगे राकेश गुप्ता जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अशोक दुबे जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आलोक दुबे जी हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अभय नारायण पांडे जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार कई मुद्दों को लेकर आते रहते हैं समाज के बीच, और साथ में होंगे सुजान बिंद जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, सभी का मैं स्वागत करूंगा इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल सर, चूंकि आप राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूँगा। सवाल ये है सर कि नरवा गुरवा जो भूपेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए रुपए का अभाव है। ऐसा लगता है कि रुपए का अभाव है, जिसके कारण पंचायतों में आई हुई वित्त की राशि और मूलभूत के पैसों को अधिकारियों द्वारा दबाव डालकर खर्च कराया जा रहा है। ये आरोप बार बार लगते हैं, जिससे पंचायतों के प्रतिनिधि काफी नाराज हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये जो स्कीम है ये छत्तीसगढ़ की एक सार्थक परिकल्पना का सोच है। नरवा के तहत हम लोगों ने एक व्यवस्थित तरीके से रोजगार गारंटी योजना को जोड़ करके हमने काफ़ी अच्छा इसमें पानी को रिचार्ज करने का प्रयास किया है। गुरुआ में हम लोग वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से गौपालक और जो हमारे कृषि में काम आने वाले बैल भैंस जो हैं उनके गोबर को 2 रुपये प्रति किलो खरीद करके और उनको भी हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं और गांव में संपन्नता भी आ रही है। बाड़ी विकास की कई योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है, जिसका आज ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा सरगुजा है कि आज करोड़ों रुपए का हमारा सरगुजा का किसान सब्जी का उत्पादन कर रहा है और उससे सीधे प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है। जहाँ तक निर्माण और विकास में व्यय करने की बात है तो बिल्कुल ये पंचायत का एक हिस्सा है और ज़रूरत पड़ने पर पंचायत अपनी इच्छा से 15वें वित्त योजना के तहत में कुछ राशियों का इसमें उपयोग किया है, लेकिन शासन के पास अपना एक इसके लिए बजट है। रीपा के तहत करोड़ों रुपए इसके लिए अभी आए हुए हैं, जिससे आजीविका के नए नए रास्ते खुले और निर्माण में भी कहीं से भी यह दबाव नहीं है कि पंचायत 15वें वित्त के पैसे को इसमें उपयोग करेगा। ये मैं भी चूँकि जिला पंचायत का सदस्य हूँ, मैंने भी 15वें वित्त की राशि को अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से व्यय किया है और मुझे कहीं भी ये जरूरत नहीं पड़ा कि 15वें वित्त की राशि को मैं गौठान में दूँ, क्योंकि गौठान में अपने आप एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि किसानों की आर्थिक संपन्नता ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो 26 रुपये 40 पैसे धान का रेट हो, चाहे वो आज पानी की जो व्यवस्था हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में दी है वो, चाहे वो बिजली के लिए जो आज प्रति 5 HP पंप तक जो हमने बिजली मुफ्त किया है उसकी बेनिफिट है। इन सब चीज़ों के कारण उनका जो कर्जा माफ़ हुआ आते के साथ, तो किसान के चेहरे में संपन्नता उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये जो बात आपने कही उसका मैंने सर, कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पे हमने लगभग पखवाड़े भर से एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, चौराहे पे चर्चा, जिसमें ग्रामीण शहरी हर क्षेत्रों में जाके अलग अलग वर्गों से बातचीत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बातचीत की है हमारे सहयोगियों ने। और बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है, बार बार कहती है नरवा गुरवा बाड़ी योजना के बारे में कि अगर इसकी जाँच हो तो ये चारा घोटाले से भी बड़ा स्कैंडल निकलेगा, स्कैम निकलेगा। लिमिटेड संसाधन के साथ इसका काम चल रहा है। बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि इसके लिए बजट नहीं है, दूसरी तरफ कह रही है करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। तो लिमिटेड संसाधनों के साथ आज हर पंचायत में एकड़ों एकड़ जमीन चिन्हांकित करके उपयोग किया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इस चीज़ को अपन देखेंगे तो ये जानवरों के लिए डे केयर सेंटर है और केवल नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की व्यवस्थित विकास होने से आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैल और
गाय का जो खुले रहने के कारण जो दिक्कत होती थी उस पर भी कहीं ना कहीं पर रोक लगी है, और उसको लगातार रोको छेका और ऐसी कई योजनाएं चला करके कृषि को सुरक्षित करने का एक प्रयास किया जाए, जिससे हमारे किसान खेती की तरफ प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़े। ये एक गांव का जो मॉडल तैयार किया, इस पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से ग्रामीण मजबूत हो और अपने संसाधन का पूरा उपयोग करें, उसके लिए इन चीज़ों को लेकर के गए हैं। अब गांव में आप जाइए तो देखने को मिलता है कि अगर 27 सहकारी समितियों में पहले धान बिकते थे, आज 42 सहकारी समितियों में बहुत व्यवस्थित तरीके से धान बिक रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं। आज देखिए जाकर के आप हमारे अंबिकापुर के बाजार में कम किसान है जो यहाँ पर अपना सब्जी लेके आ रहे हैं, अधिकांश किसान पिकअप से अपने क्षेत्र में ही लोड करा रहे हैं। तो 4 साल में बदलाव तो बहुत हुआ है। जी बताइए। इस बारे में मेरे कांग्रेस के मित्र ने अभी बहुत विस्तार से बताया, और आपका जो एक प्रश्न है कि नरवा गुरवा बारी, इसको लेके हमारी पार्टी हमेशा हल्ला करती है। तो मैं पुनः अपनी पार्टी और इस बात पे आता हूँ कि नरवा गुरवा बारी ये तीनों स्कीम न सिर्फ छत्तीसगढ़ में अपितु पूरे सरगुजा में भी फेल है। कैसे? मेरे भाई मित्र ने कहा अभी, आप कहीं भी गोठान में चले जाइए, मैं तो शहर के नज़दीक का सबसे आदर्श गोठान जो सोगा है, वहाँ पे अपने भाई को ये चुनौती देता हूँ कि हम आप सबके साथ चलें, और आज के दिन में वो सोगा जो है गोठान, वो आदर्श गोठान के रूप में चिन्हित है। वहाँ चल के देख लें कितने जानवर हैं। और रही बात आपने कही कि हम गोबर खरीद के वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो आप सबको बता दूं, डाटा उपलब्ध करा दूंगा मैं। ये जो गोठानों के माध्यम से गोबर खरीदी कर रहे हैं, गोबर खरीदी में भी जिस पंचायत या जिस गांव में गोठान है, वहां चिन्हित करके गिने चुने 20-25 लोग ही, सरपंच सचिव एक दल के लोग हैं, उन्हीं से सिर्फ गोबर खरीद के और वहां खपा रहे हैं। और रही बात वर्मी कंपोस्ट खाद बना के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की, तो मैं बता दूं मेरे मित्र मेरे भाई को कि पिछले 4 साल में जब से ये योजना लागू हुई और वर्मी कंपोस्ट के खाद बन के सहकारी सोसाइटियों में वितरण के लिए गए, छत्तीसगढ़ के 95 नहीं 99% किसानों ने उन खादों को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें 60% से ज़्यादा बालू और मिट्टी मिला हुआ था। कई जगह तो किसानों ने इसके लिए धरना तक दिया, और इनकी सरकार ने किसानों को उन खादों को खरीदने के लिए अनिवार्य कर दिया कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट से बने खाद सहकारी सोसाइटी में नहीं लेंगे तो आपको हम यूरिया डीएपी खाद ये हम सहकारी समितियों से नहीं देंगे। तो ये पूरी योजना फेल है। और मैं तो पुनः बोल रहा हूँ अपने भाई को कि आदर्श गोठान जो है सोगा, वहाँ चल के देख लें कि आज वहाँ कितना जानवर है। जवाब दीजिए। आदर्श गोठान सोगा, मैं कल ही गया था वहाँ पे, और सरगुजा की जो लोक कला है 4 वर्ष पूर्व होने पर कल मैंने भी खूब मांदर बजाया है वहाँ पे। गांव वालों की खुशियों में शामिल हो, फोटो दिखाने के लिए मैंने मोबाइल चालू किया था। अभी आपसे बताना चाहूँगा, गौठान का पूरा अर्थ निकालना पड़ेगा। गौठान का अर्थ ये नहीं है कि केवल वहाँ पे आपको जानवर मिलेंगे। मैंने पहले बताया वो डे केयर सेंटर है। दिन में जब वहाँ पर जानवर अगर खाली है तो किसान वहाँ पर ले जाके अपना जानवर छोड़ देता है। गौठान जहाँ सोहगा की बात करेंगे वहाँ पे आज अंडा उत्पादन हो रहा है। गौठान सोहगा की बात करेंगे वहाँ पर सब्जी उत्पादन हो रहा है। गौठान सोहगा में फूल का उत्पादन हो रहा है। गौठान सोहगा में बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि 2 मीट्रिक टन प्रति घंटा के हिसाब से जो मिलिंग होती है, राइस मिल की स्थापना हो रही है 1.5 एकड़ जमीन के ऊपर। गौठान सोहगा के बारे में अगर चर्चा होती है, वहाँ पर बोरा बनाया जा रहा है। गौठान सोहगा में अभी ऐसा उम्मीद लग रहा है हम लोगों को विदिन 3 महीने के अंदर कि मिनरल वाटर का भी वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होगा। गौठान का जो समग्र स्वरूप है उसमें रीपा भी शामिल है, उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी शामिल है। जो 33 हमारे विभाग हैं, उन विभाग के जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम है, जिला पंचायत से संबंधित, वो सारे चीज़ें आपको गौठान में धीरे धीरे मिलेंगी। एक बात जो आलोक भैया बोले, मैं उसको कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ में गुंजाइश रहती है,
और बेहतर करने की। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं पर वर्मी कंपोस्ट में दिक्कतें आई है, और कल मैं इसको एक गौठान में जाकर के, अरे धान खरीदी केंद्र में जाकर कल हम लोग बात किए भी हैं। और आज जैसे जैसे हम लोग दरिमा में एक प्लांट लगा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट का बड़ा प्लांट, जिसमें फिल्टर से लेकर छन्ना से लेकर सब लग रहा है, तो जब ये चीज़ें अपने आगे बढ़ेंगी तो कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है कुछ कमियां 19-20 होंगी, उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन आज पूरा विश्व जिस तरफ आगे बढ़ रहा है उसमें सरगुजा और छत्तीसगढ़ एक कदम आगे चल रहा है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। इसमें सुधार की गुंजाइश जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% जैसी बात कह रहे हैं वो दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इनके जानकारी को और बेहतर करने का प्रयास करूँगा बड़े भैया के, कि एक बात इसमें यह है कि इन्होंने कहा 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें हैं, नरवा, गरवा, घुरवा एंड बाड़ी। तो ये चारों पे अगर ध्यान से काम किया जाए तो आज जो गांव के सभी कोनों में जिस तरीके से नरवा के माध्यम से छोटे छोटे फिल्ड चैनल बनाकर पानी रोका जा रहा है, उससे वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज सब्जी उत्पादन बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज हम लोगों के ग्रामीणों के आर्थिक लाभ बढ़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे गौठान अच्छे से संचालित हो रहा है वहाँ पे महिला समूह की बहनें इतना बेहतर काम कर रही हैं कि वो आज कई लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। सहमत होंगे शायद? नहीं, मैं इनकी बात से इसलिए नहीं सहमत हूँ कि जो गौठान में आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह की या महिला समूह की महिलाएं रोजगार पा रही हैं, तो उसका मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। आपने कहा कि वहाँ सब्जी उत्पादन हो रहा है, वहाँ अंडा उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे किसान कुछ और फसल उत्पादन करके लोग कमा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने भाई मित्र को कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं गौठान के माध्यम से रोजगार पा रही हैं, मान लीजिए कि अगर वो 1 महीने में 1 लाख की अंडा बेचती हैं, एक बात, 20 महिलाएं हैं, जोड़ लीजिए आप, उनकी लागत जोड़ लीजिए, ये उस बिक्री को अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। मान लीजिए वो वहाँ अंडा के माध्यम से अंडा बेच रही हैं, कोई सब्जी बेच रही हैं, सब्जी वो महीने में मान लीजिए 40,000 का बेची। अब 40,000 की सब्जी में बिक्री कोई अपनी उपलब्धि मानते हैं। आप स्वयं बताइए, 40,000 की अगर सब्जी बिकी एक गौठान में 1 महीने में, तो जो स्वयं सहायता समूह या महिला समूह की हमारी महिला बहनें हैं जो 20 की संख्या में वहाँ पूरे महीना रोजगार की हैं, तो आप लागत से उनका फायदा जोड़ लीजिए, 400-500 भी प्रति महिलाओं को नहीं पड़ेगा। राकेश जी, मैं आपके जवाब तक आऊँगा, लेकिन उनसे पहले अभय नारायण पांडे जी, शायद उनके पास कोई ऐसी जानकारी है, शायद अभी ये पड़ताल करके आए हुए हैं किसी नरवा गरुवा के बारे में। बताइए सर, क्या है? नरवा गरुवा की बात नहीं करूँगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ 4 साल कांग्रेस के विकास के बाद। तो ये जो कांग्रेस का 4 साल बेमिसाल स्वर्णिम काल चल रहा है भ्रष्टाचार का इतना बेमिसाल स्वर्णिम काल चल रहा है जिसका न भूतो न भविष्यति, अभी से पहले न तो हुआ था और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगा। अब आते हैं बात आपकी नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी पर। अभी तक नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी का अर्थ सिर्फ एक लगाया जा रहा है कि गौठान से, जबकि नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी की कई योजनाएं चल रही हैं जिसकी किसी को जानकारी ही नहीं है। और ये बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, शायद आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगा, और मैं जो देख रहा हूँ उसी को बता रहा हूँ। बाकी सरकारें जो चलती है, भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन के रह गया है, वो सबको ही जानता है और जग जाहिर है। तो योजनाओं में से लूट हो जाती थी, भ्रष्टाचार हो जाती थी, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% तक लोग खा जाते थे। लेकिन वर्तमान में जो चल रही योजना ही खा जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, योजना गायब हो जा रहा है। सर, योजना ही गायब हो जा रहा है। अब बताइए, मैं बता रहा हूँ नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी, अभी आप लोग गौठान तक और एक गांव में मत जाइए, मैं एक गांव तक नहीं जाऊंगा। मैं पूरे संभाग छत्तीसगढ़ की बात तो नहीं करूंगा, संभाग की बात करूंगा, इसलिए कि मैंने जाकर जमीनी स्तर पर देखा है। नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी का एक और योजना था, हमारे मुख्यमंत्री महोदय लाए थे, मिलेट रिजुविनेशन, जिसका अर्थ ये था, इसके थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय आदिवासियों को काम के लिए, आदिवासी के उत्थान के लिए कार्य योजना बनाती है, और हर स्टेट
अपने देश के हर स्टेट से मांगती है कि आप अपने यहाँ के आदिवासियों की क्या चाहत है, क्या विकास करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो इन्होंने नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी योजना जो गोठान वाला है, गोबर गौमूत्र बहुत अच्छी, जिसकी जितनी सराहना की जाए बहुत अच्छी, सोच तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, दूसरा नरुआ गरुआ घरुआ बाड़ी जो मिलेट रिजुविनेशन योजना थी, इसके तहत ये आया था कि अभी जैसे देख रहे होंगे हाइब्रिड, उसकी मतलब गुणवत्ता और भविष्य लक्ष्य जो आपका उर्वरक शक्ति क्षमता सब समाप्त होती है रासायनिक खादों से और वर्मी कंपोस्ट जैसे बताए। हमारी पुरानी खाद प्रणाली और रासायनिक में बहुत अंतर आती है। तो उनका था कि जो जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कृषि प्रणालियों की पुनरुद्धार, मिलेट रिजुविनेशन, मिलेट कहते हैं अंग्रेजी में बाजरा, जैसे बाजरा कोदो कुटकी, हाँ, और रिजुविनेशन कायाकल्प, उसका संरक्षण और संवर्धन। कैसे ये विलुप्त हो रहे हैं हाइब्रिड के चलते, इनका हम संवर्धन करेंगे अपने क्षेत्र में। केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दी और इन्हें दिया अपने छत्तीसगढ़ में हर विकास खंड में 109 हेक्टेयर में आदिवासी किसानों को 16,500 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से विशेष केंद्रीय उपयोजना आदिवासी उपयोजना मद से राशि भेजा। वो राशि आया, हवा में ही गायब हो गया, कोई पता नहीं चला। जब हमने या और कुछ लोगों ने सर सुन लीजिए पहले इसको, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, समझिए बात को। यहाँ हल्ला गुल्ला किया, हो हंगामा किए और लोग भी किए, तो 2-2 किलो यहाँ बांट दिए। यहाँ का छोटे कट में मैं बता रहा हूँ, जैसे अंबिकापुर ही एक जनपद को उठा लीजिए, यहाँ का जो हमारे महामहिम या कि जो माननीय सीओ साहब हैं, वो नीचे से ऊपर तक आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। अब उन्होंने क्या किया कि हमको 2 जानकारी दे दिया। एक तो जो कार्य स्वीकृति हुई थी उसके 1 महीना पहले से कार्य प्रारंभ बता दिए। जब मैं उसका शिकायत किया तो दोबारा फिर बनाना तो नहीं गुना है, फिर बना लिए कि उसके 1 महीना के बाद में हो गया स्वीकृति। खैर एक एग्जाम्पल दिया था। अब अंबिका यहाँ देखिए 2-2 किलो, जब हो हंगामा हुआ तो 2-2 किलो बांट दिए। यहाँ एक भ्रष्ट एनजीओ, अभी मैं किसी का व्यक्तिगत न तो नाम लेना चाहता हूँ न बताना चाहता हूँ, एक भ्रष्ट एनजीओ ने क्या किया, और इसमें यह भी दिया गया था कि इस योजना का 100% लाभ ग्रामीणों को मिल सके, जिसके लिए 17 बिंदुओं में नियम और शर्त निर्धारित की गई थी। लेकिन सारे नियम और कानून को भ्रष्टाचार इतना प्रभावी हुआ कि खा गए, उसको दरकिनार कर दिए, धत्ता बताते हुए भ्रष्टाचार की नीति लागू हो गई और एक एनजीओ से लगवा दिए काम में। एनजीओ क्या किया, वो हितग्राही जिनको 16,500 हितग्राही को भी नहीं था, जो 16,500 प्रति हेक्टेयर देना था खाद बीज और आपका दवा, कीटनाशक दवा, उसमें से बोलता है कि मैं 109 हेक्टेयर की जगह पर 109 हितग्राही बता दिया और प्रति हितग्राही 5,000 रुपया चयन का, वो चयन करने का ले लिया 5,000 रुपया फीस, और वो मांग दिया और सामने वाला दे भी दिया। मांगने वाला तो मान लीजिए कुछ भी मांग देगा, देने वाला तो प्रशासकीय अधिकारी है ना, शासनिक अधिकारी हैं। इनको किसी को इस नियम कानून का ज्ञान ही नहीं है, कुछ पढ़ते ही नहीं है, योजना आया ऊपर ऊपर खा गए। सर क्या इस मामले की अब आगे सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विषयांतर की संभावना बनी रहती है अगर किसी मुद्दे को ज्यादा खींच लिया जाए, इसी पर लेंगे। हाँ, इस पे आएंगे। सर जो उन्होंने कहा मोटा मोटा एक बात समझ में आ गई कि उनका कहना यह है कि पहले राशि का गबन होता था और राशि बढ़ जाता था, उसके राशि का पता नहीं चलता था, अब योजनाओं का ही नहीं पता चल रहा। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात पे गौरव और मान होगा कि मिलेट में हम लोग देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस योजना की शिकायत आई थी और शिकायतकर्ताओं में से हम लोग भी थे, हम भी गए थे और हमने इसकी सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ हमने इसकी जांच की बात कही। आदरणीय जो भाई साहब बात कह रहे थे, आप लोग भी और कई लोगों की तरफ से शिकायतें आई, उस पर जांच हुई और नियमानुसार जांच होने के बाद में उनमें जो कमियां थी उनको दूर भी किया गया और आज मेरे ख्याल से वो विषय पूरा हो गया। लेकिन एक बात मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि मिलेट में आज केंद्र की सरकार ने अगर हमारे यहाँ एक उत्पाद का रेट देते हैं जिसको हम लोग एमएसपी कहते हैं, तो राज्य की सरकार 2 उत्पाद और, राई और कोदो को भी मिलेट में हमने एमएसपी पे खरीदने का प्रयास किया है।
जब इतने बड़े स्तर पे काम होता है तो कहीं पर भी ऐसी नहीं है कि उसमें और व्यवस्थित करने की और बेहतर करने की गुंजाइश ना हो। लेकिन जब ये सरकार 2018 से पहले मिलेट उत्पादन में और 2022 में मिलेट उत्पादन में आंकड़े आप निकाल के देखें तो बहुत गर्व के साथ आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ आज देश में सर्वाधिक मिलेट उत्पादन करने वाला और विभिन्न प्रकार के मिलेट उत्पादन करने वाला राज्य है। और शिकायत और सुझाव आमंत्रित है और इसी आधार पे पूरी जांच और चर्चा हुई और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं भी अब गुंजाइश नहीं है और सजगता के साथ इन चीज़ों पे काम हो रहा है। मतलब सर बड़े स्तर पर कोई योजना चलती है तो भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश बनी रहती है। देखिए, बड़े स्तर पे जो योजनाएं चलती हैं, मैं आपको अब चूंकि बात हो रही है तो कहते हुए बड़ा चिंता हो रहा है कि बड़े स्तर पे जो योजनाएं चलती हैं और जो बड़े लोग बड़े कुर्सी पे बैठते हैं, तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, लेकिन योजनाओं को और सब लोगों को एक बराबर देखना चाहिए। आज एग्रीकल्चर में हमारे सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज एग्रीकल्चर में हमारा किसान केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना संचालित हैं, चाहे वो RKVY हो, चाहे कोई भी कृषि की योजनाएं हैं, बहुत छोटा टारगेट आ रहा है और उसका लाभ यहाँ पर हमारे ग्रामीण किसानों को नहीं मिल पा रहा है। योजनाएं जो यहाँ पर राज्य में आ रही हैं, लगभग सब आजकल छत्तीसगढ़ में अधिकांश एग्रीकल्चर की योजनाएं या जिन्हें व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं हैं, वो सब आजकल डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में रकम ट्रांसफर हो रहे हैं और उसका लाभ ये मिल रहा है कि जो उसमें जो हितवत पक्षकार है खाता में उसके सीधे पैसे जा रहे हैं और उसके आधार पर लाभ हो रहा है। इससे पहले पैसे जो है वो जाते थे आपके सप्लायर के खाते में, अब चीज़ें बदली हैं और खाते में सीधे पैसे जा रहा है। 20 निगम में जो लोग पंजीकृत हैं उनके माध्यम से काम किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब उन स्कीमों को और छोटा करके और बदलाव करके और सबसे महत्वपूर्ण अब DBT को ही आगे किया गया है, तो इसमें संभावनाएं और गुंजाइश बहुत कम है कि आगे गलतियां होंगी। अशोक सर, क्या DBT इस बात की गारंटी है कि भ्रष्टाचार होगा ही नहीं? देखिए, भारतीय प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और यहाँ हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बना हुआ है, चाहे सरकारें बदलती हैं। जनता ये चाहता है कि ये सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार कम होगी। अपेक्षाकृत क्या होता है कि भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ती जाती है, कम नहीं हो पाती है। और भ्रष्टाचार कई तरीके का होता है, उसका अपना अपना तरीका है और उन सेक्टरों में भ्रष्टाचार होता है। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, आ रहे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन अभी इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें डिप्टी सौम्या चौरसिया उप सचिव मुख्यमंत्री की, उनका नाम सामने आया, वो जेल तक चली गई। आपको क्या लगता है सरगुजा जिले में ऐसे कितने सौम्या चौरसिया होंगे जिन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है? इसको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा बात करने के लिए, छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो सरकार है वो राजस्व न्यायालय जो है उनके प्रदेश सरकार के अधीन होता है और राजस्व न्यायालय में जो है सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। तो सरकार जो है क्या कर रही है, नायब तहसीलदार हर जगह बैठा दे रही है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। जैसे अभी रघुनाथपुर में नायब तहसीलदार बैठा है, पब्लिक जो है वहाँ जाता है कहाँ लुंड्रा से मार्क करा के वहाँ आता है, ऐसे हर जगह हो गए हैं और नायब तहसीलदार के पास पूरे काम नहीं है। तो दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कार्य की शैली जी। नायब तहसीलदार SDM, अपर कलेक्टर और अपर कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, ये सारे लोग, इन लोगों के पास एक बहाना है कि मैं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हूँ और VIP ड्यूटी में व्यस्त हूँ, पब्लिक का काम नहीं करते। और हम लोग डेली उन लोगों से संपर्क में रहते हैं और ये लोग कम से कम, बता रहा हूँ मेरी जानकारी में, मेरे पर्सनल केस भी लगे हुए हैं और हर न्यायालय में बहस सुन के आज 2 साल से पेंडेंसी में रखे हुए हैं जिनमें आदेश नहीं करते हैं। लेकिन जिसमें इनको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसमें सेम डे आदेश कर देते हैं, जबकि कानून में नियम है कि क्रमबद्धता के साथ आदेश होनी चाहिए। 1 जनवरी को जो बहस सुना गया है उसमें 1 जनवरी को आदेश हो या 30 जनवरी को, लेकिन जिसमें दिसंबर में बहस सुना गया है वो आदेश बाद में होंगे, पहले जनवरी वाले होंगे। ऐसे कानून में प्रोविजन है, लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हर जगह न्यायालय में भ्रष्टाचार के कारण पेंडेंसी बढ़ी है और पेंडेंसी बढ़ी है और वो लोग बहस सुन के आदेश नहीं किए।
जबकि बाद वाले मामले को कर दिए। इसी कारण से अभी एक तत्कालीन मामला स्थायी लोक अदालत में हुआ जिसमें 6 लाख रुपए इनको फाइन देना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर का न्यायालय लगातार रिक्त है छत्तीसगढ़ बनने के बाद से। इच्छा शक्ति का अभाव है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यहाँ पदस्थापना नहीं की। लगातार संघों के द्वारा अधिवक्ता संघ ने मांग किया कि यहाँ पे एडिशनल कार्यालय की नियुक्ति की जाए, नहीं की गई। अभी कमिश्नर सरकार अंतर्द्वंद में अंतरकलह में उलझी हुई है, अपना पराया करने के चक्कर में कमिश्नर हमारे यहाँ बिलासपुर से लिंक करते हैं, एडिशनल कमिश्नर लिंक करते हैं। 7000 मामले हैं और ये कुछ पब्लिक को बोलते हैं कि मैं अभी प्रभारी हूँ, मैं आदेश नहीं करूंगा, और कुछ पब्लिक को कहते हैं कि लाइए मैं आदेश कर दूंगा। राकेश जी, आप एक और थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो ये क्या है ना, देख के किसी पॉलिटिकल आदमी का है तो आदेश कर देते हैं, और जो सामान्य आदमी का है उसको ये कहते हैं कि मैं प्रभारी हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये 2 तरह का बात जनता के बीच है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था को देने के लिए सरकार कहती है हम द्वार द्वार न्याय देंगे, तहसीलदार खोलेंगे। आप द्वार द्वार न्याय दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप अपने यहाँ संसाधन और लोगों के ऊपर नियंत्रण भी तो रखो। न्याय दो कहाँ रहो, पेंडेंसी बढ़ रही है। अभी 109-10 के मामले जो पटवारी को दिए गए हैं, नामांतरण के और बंटवारा के, पटवारी पहले नहीं करता था इसलिए तहसीलदार के पास लोग जाते थे, अब फिर पटवारी को दे दिए हैं। मतलब पटवारी को वो बोल दिया, पटवारी क्या बोलता है कि तुम तहसीलदार से मार्क करा के ले आओ तब मैं करूंगा। पब्लिक को गोल मोल घुमाने का तरीका है। इस तरह से आप जो बताया समय चौरसिया, हर जिले में, हर संभाग में, हर तहसील में, राजस्व व्यवस्था में ये लिंक बना हुआ है। ये लोग सिर्फ वो डिप्टी सचिव थी सीएम साहब की, ये सारे लोगों से लिंकअप में है, और ये लोग जो है इतने डंके की चोट पे भ्रष्टाचार करते हैं कि पैसा लाओ और आदेश ले जाओ, अन्यथा ना ले जाओ। 2 साल 3 साल से आदेश के लिए पेंडिंग की है। क्यों? क्योंकि इनको कोई महत्वपूर्ण प्रदेश के मुखिया का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए छोटा अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी जैसे अधिकारी अगर कोई पब्लिक का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको प्रदेश के सरकार का वरदहस्त प्राप्त है। इस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। राकेश जी, आप ये बात स्वीकार करेंगे कि राजस्व के मामलों में लेट लतीफी होती है? शायद आपको भी कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा होगा, या आपके साथ भी इस तरह की गतिविधि? राजस्व के मामले में लेट लतीफी कुछ प्रतिशत में होती है कभी कभी, लेकिन अभी हमारे अंबिकापुर में बैठे हैं तो अंबिकापुर तहसीलदार के पास में अगर पेंडेंसी देखेंगे तो मैं हर महीने की जानकारी हम लोग भी आपस में लेते हैं। सरकार में है, जवाब देना पड़ता है तो जानकारी रखनी पड़ती है। अभी अंबिकापुर तहसील में आपको पेंडेंसी गत वर्षों के मुकाबले बहुत कम मिलेगा, और उसको आप लोग जांच कर ले। आपकी लगातार ये कार्यक्रम चल रही है, और इसे जांच के बाद आप ये कह भी सकते हैं कि मैंने जो जानकारी दी वो गलत या सही था। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, और जो सौम्या चौरसिया जी के ऊपर जो बात आ रही है, अगर कोई गलती किया है तो ये सरकार उस पर कहीं से मरम्मत करने वाली नहीं है, और जांच चल रही है। पर यह है कि ईडी की जो जांच चल रही है, आयकर विभाग की जो जांच चल रही है, उन जांचों पे कोई भी तथ्य सामने आ रहा है उसको ईडी और आयकर विभाग भी छत्तीसगढ़ के लोगों को दे। केवल संख्या और हम लोग संभावनाएं और समाचार पत्र के माध्यम से इन बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन एक उनका भी प्रेस रिलीज आना चाहिए जिससे ये बात सामने आए कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो जो भ्रष्टाचारी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के हित का जो नुकसान करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। उसमें कोई भी कांग्रेस जन किसी भ्रष्टाचारी के साथ नहीं है। मैं आप तक आ रहा हूँ, आपके लिए एक सवाल भी है। सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य संभाग है, आदिवासियों के लिए विशेष तौर पे कई योजनाएं आती हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार हो जाते हैं, उसके बावजूद ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, हर जगह पे ऐसे भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। अभी 2 मेरे मित्र भाई लोगों ने सरगुजा को लेके, राजस्व न्यायालयों को लेके और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेके बोला। आपने जो प्रश्न किया कि आदिवासी बहुल जिला है, संभाग है, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, चाहे केंद्र पर प्रवर्तित योजना हो चाहे राज्य प्रवर्तित योजना हो, विशेष क्षेत्र मान के निश्चित रूप से यहाँ और जिलों के मुकाबले बजट बहुत ज़्यादा आता है। तो जैसा अभी मेरे भाई अभय नारायण पांडे जी बता रहे हैं कि एक तो यहाँ आदिवासियों में जागरूकता की कमी है। वो अपने अधिकार, नियम क्या, कायदे क्या आज भी नहीं जानते, आज़ादी के 75 साल बाद भी।
कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए आई हैं ये उनको मालूम नहीं। तो जैसा अभी अभय नारायण पांडे जी ने बोला कि ये मगरमच्छ जो एनजीओ के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के बाहर से आए लोग हैं, अधिकारियों से साठ-गांठ करके, और उन योजनाओं को जमीनी स्तर पे गांव तक पहुंचने ही नहीं देते। आपने तो बताया कि नरवा घुरवा बारी उसमें 32 योजनाएं संचालित हैं। अब 32 योजनाओं को अगर राकेश भाई बता दें, अभय भाई बता दें, तो काया पलट हो जाए। अगर सभी योजनाएं यहाँ लागू हो जाए तो योजनाओं का ही पता नहीं लगता, ऊपर ऊपर सब बंदरबाट हो जाता है। अब आपने कहा भ्रष्टाचार को लेकर, उसी से पर मैं आता हूँ। शायद भारत के प्रशासनिक राजनीतिक इतिहास में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जब से ईडी का गठन हुआ है। इस राज्य में ईडी के अधिकारियों को इतने करप्शन के मामले मिल रहे हैं, परत दर परत खुल रहे हैं कि ईडी के बड़े अधिकारी किराया मकान लेकर रायपुर में रहने लगे हैं। आपने सौम्या चौरसिया की बात की, समीर बिश्नोई की बात की, सूर्यकांत तिवारी की बात की। आज इनके कनेक्शन खोजे जाएं। और मैं तो बोलता हूं, मेरे कांग्रेस के भाई बैठे हैं, अगर नैतिकता है, हो ये रहा है कि कल किस अधिकारी का नंबर आ जाए, किस नेता का नंबर आ जाए, सब डरे हुए हैं, सब डरे हैं। वो अधिकारी चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस का अधिकारी हो, वो चाहे राजनीतिक दल से जुड़े बड़े बड़े मंत्री नेता हो, सामान्य मोबाइल से बात नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं। तो ये सौम्या चौरसिया और ईडी का जो डर है वो इतना भयावह है छत्तीसगढ़ में। अब इनके जांच में, भाई ने अभी कहा कि ईडी को ये खुलासा करना चाहिए, तो जानकारी के लिए बता दूं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 दिन पहले ईडी ने 400 पेज का प्रेस रिलीज जारी किया है। 400 पेज का पीडीएफ में है। आपने बोला था प्रेस रिलीज जारी है, 400 पेज का प्रेस रिलीज जारी किया अगर जारी हुआ है मैं जरूर उसका अवलोकन भी करूंगा और उसको पढ़ूंगा। और उसके बाद में, ये मेरी जानकारी में अभी आ रहा है कि अगर जारी हुआ तो जरूर ईडी के कार्यालय से मैं मोबाइल से बात किया था, तो कि किस प्रकार से शिकायत किए जाएंगे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से शिकायत डाक से करते हैं तो हम उस पर कंसीडर करते हैं। उन्होंने उस दिन बताया था कि हमारे पास 1700 मामले छत्तीसगढ़ के पेंडिंग हैं। तो मैं देखिए वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि भारत के इतिहास में पहला छत्तीसगढ़ राज्य है जो ईडी के गठन के बाद आज भी सारे लोग भयभीत हैं। तो ये इन्हीं के राज्य में हुआ और इतना बड़ा खुलासा हुआ। आप कल्पना करिए कि ईडी ने अभी तक जो संपत्ति जब्त करके अदालत में जो बताया है, 152 करोड़ तो संपत्ति सीज किया है इन भ्रष्टाचारियों से। वो शासकीय रेट है। अगर आम पब्लिक में उस रेट का अगर कल्पना किया जाए संपत्तियों का, तो 1000 करोड़ से वो ज्यादा राशि है। सर, ईडी की कुछ ज्यादा ही सक्रियता कांग्रेस सरकार के बाद नहीं दिखती है क्या? हम इसको ऐसा नहीं मानते सर। बीजेपी के कार्यकाल में ईडी का तो नहीं। इस पे एक बात है, जैसे कि हम लोगों के धर्म में एक बात है कि गंगा नहा लीजिए तो पाप धुल जाते हैं, और बीजेपी प्रवेश कर लीजिए तो आपके ऊपर से भ्रष्टाचार मिट जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के तारतम्य में, शायद आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुँचे कि छत्तीसगढ़ के आम जनों के लिए भाजपा के साथियों को भी एकजुट होकर के छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करने का प्रयास करना चाहिए। 5000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों के बकाया है जीएसटी का उनसे लेने का, 11000 करोड़ रुपए बकाया है हमको एक्साइज का लेने का। जो अभी नई पेंशन योजना लागू हुई है उसका लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर रुपए जो उनके पास भविष्य निधि के रूप में जमा है वो राशि लेने को बचा है। इन चीज़ों को तो छत्तीसगढ़ सरकार को दे। केवल इन बातों को कहना जिन बातों से कोई तर्क नहीं है, ये कागज की बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में है। इनको अगर छत्तीसगढ़ सरकार को मिल जाता है तो देखिए छत्तीसगढ़ का पोजीशन और कितना बेहतर होगा। और आज जो हम लोग उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी का हमको 5 साल के बाद जो नुकसान होना शुरू हुआ, हम लोगों ने इस पर भी बात की कि हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दीजिए कि हम उत्पादक राज्य, सीमेंट हम उत्पादन करते हैं, हम कई प्रकार के और कोयला का और बहुत चीज़ों का हम लोग के पास उत्पादन है, उसका हम लोगों को जीएसटी के माध्यम से नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं है। हम सब मिलकर अगर कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग या जो लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ की जो राशि उनके पास जमा है, नया दे न दे उनका विवेक है,
लेकिन जो राशि जमा है, अगर वो राशि मिल जाए तो छत्तीसगढ़ का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। और इस बात का मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सबों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम सब लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने चिट्ठी लिखने की सिलसिला जारी की है पीएमओ में कि इन राशियों की जो जानकारी हम लोग के पास है, ये हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को कब उपलब्ध होगा। जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि केंद्र सरकार जो है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास कर रही है। पहली बात, राज्य सरकार के पास भी बहुत सारे अन्वेषण एजेंसी हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो, हमारे प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से एंटी करप्शन ब्यूरो का कार्यकलाप लगभग 0 के बराबर है। जबकि राज्य सरकार चाहती तो ऐसे अपराधों को रोकने का प्रयास करती जो आर्थिक अपराध होते हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई नवीन चालान अंबिकापुर जिले में तो फाइल नहीं किया गया है, नवीन चालान। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। सर, एंटी करप्शन की बात हुई और आप लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते रहते हैं। कई ऐसे कागज भी आप प्रस्तुत करते हैं जिससे लगभग साबित हो जाता है कि वो भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद कार्यवाही नहीं होती, ऐसा आपका आरोप रहता है। समय भी कम है और मैं समय शायद पूरा भी होने जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। अभी एक जैसे सौम्या चौरसिया की बात आ गई। देखिए, बहुत हाई लेवल के लोग हैं। सौम्या चौरसिया के पिताजी कहिए तो सरगुजा में है, हमारे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पड़े हुए हैं। सौम्या चौरसिया क्या, मेरे नज़र में बहुत छोटा मामला है वो, और हर जगह जैसे थाना है उसी तरह से मैं तो चाहता हूँ कि ईडी कार्यालय खुलना चाहिए। जब ये भ्रष्टाचार अगर यहाँ के शासन प्रशासन को पूरा निगल चुका है, ये उसके संरक्षण में लगे हुए हैं, तो ईडी ही कार्रवाई कर सकती है, बाकी तो कोई करेगा नहीं। अब सौम्या चौरसिया का काम क्या था, 2 नंबर का कोयला या जो भी जा रहा था उसमें से प्रतिशत ले रहा था, उसका पैसा है। यहाँ बताइए, जो मैं वही अभी आ जा रहा हूँ, फिर वहीं नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, पूरा पंडो लोग बेचारे मर गए, कोरवा लोग मर गए। कोरवा यहाँ बताइए कलेक्टर के सामने आए पैसा लेकर कि देखिए मेरे को घूस दिया है इतना पैसा, न कलेक्टर मतलब तहसीलदार से लेके कमिश्नर तक को नहीं दिखा, उसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रूफ शुदा पूरे मामले हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अभी देखिए नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी जो केंद्र का योजना है, केंद्र से चेंज नहीं होता। आपको मैं कहिएगा, अभी मैं लेटर रखा हूँ, दिखाऊंगा। अमरजीत भगत जी ने एक लेटर दिया था, हमारे माननीय मंत्री जी हैं वो छत्तीसगढ़ के, उनकी पावर सबको ही जानता है कितना पावर है। उन्होंने दिया कि जो 18 लाख रुपए हमारे सीतापुर क्षेत्र के लिए आए हैं, वो नरुआ गरुआ मिलेट रिजुविनेशन का, उससे हम किसानों के लिए हरदी साड़ में ये बनवाना चाहते हैं स्टाफ डैम, जिसमें 50 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होगा। और वो उन्होंने दिया किसको, अध्यक्ष परियोजना सलाहकार मंडल परियोजना इसमें अंबिकापुर में प्रीतम राम जी को। प्रीतम राम जी ने इनके माध्यम से फिर भिजवाया मंत्रालय रायपुर को। रायपुर से लिख के आया है, 2 भी लेटर है मेरे पास, कि जो केंद्र की से योजना बन चुकी है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, आप उसी रूप में काम करेंगे। तब एनजीओ को मिला, एनजीओ डका गया पैसा। अब सोचिए जो ये हुआ। अब मैं चला जाता हूँ बलरामपुर से जब मैं निकाला कागज तो सब दिख रहे हैं क्या 2 HP है विद्युत पंप, 2 HP विद्युत पंप हम करिए, ये क्या है। मैं जब पूछा तो बोले नहीं हम लोग तो ही बांटे हैं। कैसे बांट दोगे, कहाँ से स्वीकृति हुआ, क्या हुआ। मैंने शिकायत किया, जो हालांकि इसमें SP साहब को मैं तारीफ करूंगा बलरामपुर का, उनको जब मैं दिया, चूंकि बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उप संचालक है, मतलब डिप्टी डायरेक्टर सोचिए कृषि विभाग का, परियोजना प्रशासक, समय की पाबंदी हाँ नहीं, तो उन्होंने लिख के दिया कलेक्टर को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, बताइए हमको। उन्होंने लेटर लिखा, मैं उनको बधाई देता हूँ। और वही हाल मैं सूरजपुर गया तो बोलते हैं हम मिनी राइस मिल चला दिए। अरे तुम चेंज कैसे करा दिए, कार्य योजना कैसे चेंज किया, कौन किया, अपना मन से कुछ भी कर दोगे। पहले तो एक पूरा खा गए, और जब मैं मांग रहा हूँ तो पहले दूसरे योजना में जो काम किए हैं उस योजना का कागज पुराना धुराना मेरे को दे रहा कि यही किए हैं। सूरजपुर वाला तो नरुआ गरुआ लिखा भी नहीं, बलरामपुर वाला तो नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी कम से कम लिख दिया दूसरी योजना वाला दस्तावेज में, वो कुछ नहीं लिखा। बोलता है हम तो मिलेट ये बांट दिए। एक और सामाजिक कार्यकर्ता हाँ, जी हैं, मैं उनसे सवाल लेता हूं और फिर वाइंड अप करने के लिए आपसे आपका वो ले लूँगा। सर, आप सरकारी कर्मचारी के तौर पे भी काम कर चुके हैं और अब सामाजिक गतिविधियों में भी हैं और राजनीतिक गतिविधि में भी रहते हैं। क्या वाकई सिस्टम में भ्रष्टाचार है, और है तो किस तरह का है? देखिए, कल एक छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिवस मनाया, क्या दिवस था हमारा, गौरव दिवस। मैं सोच रहा था कि गौरव किस बात का, भ्रष्टाचार का, कि कांग्रेस सरकार आई उसका गौरव कि 4 साल हो गया हमको आया, या कोई विकास किया उसका गौरव। तो मेरे को तो नहीं लगा कोई विकास हुआ है। हम लोग, आप लोग सभी यहीं रहते हैं,
और सही बोले आप कि मैं कर्मचारी था, कर्मचारी लीडर भी रहा। मैं देख रहा हूं कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस शासन में हुआ है उतना पहले नहीं था। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं जिसका हम लोगों ने अधिकारियों को ले जाके बताया। यहाँ धौरपुर है, बतौली है, बतौली में कुरवाओं के लिए एक परियोजना आया था इलेक्ट्रिक सिखाने के लिए। वो 2 दिन प्रशिक्षण दिए और हजारों रुपया उसका घूंट दिए। शिकायत किया गया, जा करके हम लोग थाना का भी घेराव किए कि भैया FIR करो, कुछ नहीं हुआ। जबकि वो हमारे माननीय तेज तर्रार मंत्री जी का क्षेत्र है। यहाँ बता रहा हूँ धौरपुर में, वहाँ ट्रेनिंग के लिए कि ड्राइवर बनाना है कोरवा पंडोलों को, स्टेयरिंग में बैठा दिए, फोटो खींच दिए, समोसा खिला दिए, सब ड्राइवर बन गए। हम यहाँ हमने कहा कि भाई जितने ड्राइवर हैं सबको कम से कम 10-10 हजार रुपया सरकार दे और जितना मंत्री उनके यहाँ काम करवाए। जहाँ तक जानकारी है उसकी तो जांच भी हुई थी, जांच में कुछ नहीं मिला। वो बोल दिया कि सब ट्रेंड है। ये तो ऐसा तो जांच होता है कि सब ट्रेंड है। और मेरा दावे के साथ है, कह रहा हूं कि मैं आपको सूची दूंगा, अब आप किसी को बैठा करके चलवा दीजिए गाड़ी, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मैं उस दिन से समाज सेवा छोड़ छाड़ के, जैसे लोग सन्यासी बन जाते हैं ना, वैसे हम भी बन जाएंगे। 80 साल की बुढ़िया। दूसरी चीज, यहाँ का जो स्थिति है, आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए। श्रद्धेय बाबा यहाँ के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार की जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ अभी भी 60% पद खाली है और आए दिन यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी रोजे होती है, मेरे को अच्छे से मालूम है, वहां काम कर चुका हूं। गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होती है और हमको पूरा विश्वास था कि बाबा यहाँ के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो कम से कम अपना घर द्वार तो सही होगा, मतलब हमारा अस्पताल तो कम से कम सही होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, वहां भी ज्यादा अधिक से अधिक भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से हर जगह भ्रष्टाचार। सड़क का निर्माण देखिए, यहाँ बीच टाउन में मेरे आंख के सामने वो रोड बना रहा था, दूसरे दिन आया तो मैं देखा उखड़ गया, ऐसे उठा के देखा तो बालू। उसको जब वो वीडियो बना के डाला तो दूसरे दिन फिर उसको बना दिया। इस तरह का जब शहरों में यह हाल है तो देहात में क्या होता है? सर जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। सुजान बिंदी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से गांधी चौक या अम्बेडकर चौक के बीच का बात है, जो रोड का रिपेयरिंग हो रहा था। नेशनल हाईवे की वो सड़क है और NH एजेंसी थी, उसका काम कर रही थी, और बहुत दबाव के साथ जब उसके ऊपर दबाव बनाएगा तो अगले दिन उसने रिपेयरिंग किया और हम लोग पूरे लोग जा करके वहाँ पर देखे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो 4 साल गौरव दिवस किस बात का मनाए, आदिवासी बच्चे आज इंग्लिश पर पढ़ाई कर रहे हैं, हमने इस बात का मनाया। ऐसे इरिगेशन के संसाधन थे जो बंद पड़े हुए थे, चाहे वो घुनघुट्टा श्याम परियोजना हो, चाहे बरनई जैसी परियोजनाएं हो। मैं सरगुजा के तारतम्य में बता रहा हूँ, आज उनको हम आखिरी छोर तक पानी पहुँचा रहे, हमने उस बात का बनाया। 1000 करोड़ रुपए का PWD का काम इस सरगुजा जिले के अंदर चल रहा है, हमने गौरव दिवस उस विषय का बनाया। 100 करोड़ से अधिक का इरिगेशन का, 100 करोड़ से अधिक का हमारे पास पंचायतों में निर्माण के कार्य चल रहे हैं, हमने उस बात का गौरव दिवस मनाया। रह गया, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा स्वास्थ्य के बारे में बात करके। मेडिकल कॉलेज 0 ईयर रहा हमारे दौर में भी, संसाधन इतने सीमित थे जी। और आज केंद्र सरकार की जो स्वीकृति मिली हमें 60 पद की और 60 सीटों की, और तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ का ये हमारा आदरणीय देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर 40 से अधिक हमारे पास PG की सीट हो गई, तो हमारे वर्किंग का यह नतीजा है। केंद्र की सरकार ने सबसे बेहतर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हमको अवार्ड दिया। तो ये सब चीज़ों को जोड़ेंगे। रह गए अंबिकापुर अस्पताल की बात, जिन लोगों ने लापरवाही की, समाज है, शासन है, सरकार है, कहीं पे अच्छा कहीं पे बुरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी जांच रिपोर्ट आई तो यहाँ पर जो डॉक्टर दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई और अभी और कार्रवाई संभावित है। और आज वही नकीपुरी वार्ड जहाँ पे पैर रखने में दिक्कत होता था, आज वो 100 बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है। कोविड के दौर में चाहे वो यूपी की बात करें, जहाँ पर जमीन नहीं थी लाश को दफनाने की या जलाने की, गंगा जी में डाला जा रहा था। आप इन परिस्थितियों में देखेंगे तो सरगुजा और सरगुजा जिला बहुत बेहतर इलाज देने का प्रयास किया है। और जहां पर 3 ICU के बेड हुआ करते थे, आज 50 से अधिक ICU और SNCO के बेड हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस नहीं हुआ करता था ICU के साथ, आज हमारे पास SNCO के साथ में एम्बुलेंस है। तो काम हुआ है, लेकिन काम अभी बहुत कमी है। ये सब हमारे पुराने फसल है।
आगे और काम करना है और जवाबदारी के साथ काम करना समय की है, पाबंदी और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, जिस दिन फरवरी और मार्च के बीच में ये जो जमीन के ऊपर एक विवाद हो गई थी, इस कारण से मेडिकल कॉलेज का निर्माण थोड़ा बीच में रुक गया था, वो उम्मीद है कि फरवरी और मार्च में एक हिस्सा हम लोगों का मेडिकल कॉलेज संभावित चालू हो जाएगा। तो ये अस्पताल जो जिला चिकित्सालय अलग और वो चिकित्सालय अलग होगा। एक अंतिम बात, ये सरकार मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति तो कराई जो पूर्व सरकार थी, लेकिन जिला अस्पताल को ये विलोपित हो गया था, उसकी नई सेटअप की स्वीकृति भी टी.एस. सिंहदेव जी ने दी। तो ये सब उपलब्धियां हमारे जो नीचे से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC और हर कोने में आज जो स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बन रहे हैं शहर में, इसके बहुत से लाभ हमको मिलेंगे। बात रखिए जी, आप तक 4 साल के बारे में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने 4 बात रखना चाहा कि जो नवीन सरकार 4 साल की है, उसने पुराने कार्यक्रम को पीछे कर दिया। जो सरगुजा यूनिवर्सिटी का काम नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज का काम नहीं हुआ, हमारा सिविल कोर्ट का 4 साल पहले नक्शा स्वीकृत था, उसका बजट अभी जाके स्वीकृत किए हैं 4 साल बाद। उपभोक्ता फोरम का जो कोर्ट है लगभग 4 साल से सदस्य और अध्यक्ष के अभाव में लंबित था और पेंडिंग है, और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे सुजान बिन जी बैठे हुए हैं, PM रिपोर्ट में पैसे लेके बनाए जाते थे, कितने आंदोलन किए गए, और लगातार बच्चे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के गृहनगर में शासकीय डॉक्टर मौत का धंधा चला रहे हैं, अवैध रूप से क्लिनिक खोले हुए हैं, अवैध रूप से आलिशान बिल्डिंग बनवाए हैं, जबकि इसी नगर में गरीबों का ठेला सड़क से उठा लिया जाता है, गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चल जाती है, उसके ऊपर आंख इकट्ठा कर नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्या मंत्री लोगों का सह है? किसके दम पर मौत का व्यापार चल रहा है इलाज के नाम पर? ये पानी का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप घंगरी गांव चले जाएंगे, उसके बगल में एक गांव है, वहाँ हैंडपंप नहीं है, लोग वो ढोड़ी का पानी पीते हैं आज के डेट में। अभी बरसात के दिन में हम उसका वीडियो निकाले थे, पता नहीं फिर लगाया कि नहीं लगाया, फिर मैं नहीं गया, नहीं तो हैंडपंप नहीं। बताइए, ये दशा है। स्वास्थ्य को लेकर और यहाँ के मेडिकल कॉलेज को लेकर मेरे कांग्रेस के भाई ने अभी बहुत सी बातें कही। मैं बस संक्षेप में 2 बातें कहना चाहूँगा। आपने कहा कि यहाँ की जनता ने बहुत उम्मीद से यहाँ के माननीय विधायक को जिताया, स्वास्थ्य मंत्री वो बने, मगर आप सब हमारे मीडिया के भाई हैं। पिछले 2 साल से 21 में 6 बच्चों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से, अभी 10 दिन पहले 4 बच्चों की मौत हुई। और इस मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का आलम ये है, 13 एम्बुलेंस हैं, ड्राइवर के 3 पद स्वीकृत हैं, 8 जनरेटर हैं, 3 जनरेटर चल रहे हैं, 5 बंद हैं। सर आखिरी आपसे रहेगा, आपका नोट रहेगा। अगले मेहमान भी आ चुके हैं, इसलिए बहुत संक्षेप में निपटाइए। जो बातें हुई, पानी के बारे में चर्चा हुई, घंगरी के बगल में जो गांव है उसका नाम नर्मदा पारा चिकलाडी है, ड्राई बेल्ट है, वहाँ पे पानी बोरवेल में नहीं है, और उसके लिए एक बड़ी योजना बन के और ग्रुप वाटर स्कीम के माध्यम से उन गाँव में पानी पहुँचे, इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई, टेंडर लग गया। और ये आज की बात नहीं है, बरसों से उस गाँव को तकलीफ थी, किसी का आँख नहीं खुला। सबसे पहले सरकार बनते के साथ सबसे पहले पाइपलाइन हम लोगों ने वहाँ पर डाल के कुछ एरिया को पानी दिया, और अब पूरे पंचायत को पानी मिलेगा। यही स्कीम पूरे प्रदेश में चल रही है। इसमें केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार की 40% राशि की मदद से बहुत अच्छी स्कीम हमारे ग्रामीणों को मिलेगी। रह गया एम्बुलेंस के बारे में। अब एम्बुलेंस का दौर मैं आलोक दुबे जी को बताना चाहता हूं कि अब एम्बुलेंस 102 और 108 किसी एक संस्था के माध्यम से चलती है, तो वहां पर ड्राइवर की जरूरत नहीं, वो गाड़ी और सभी व्यवस्थाएं वे स्वयं देते हैं। ये कहानी वाली बात कहना है कि 11 एम्बुलेंस हैं और 3 ड्राइवर हैं। अब तो ड्राइवर के पद ही नहीं होते हैं, वो तो देने की जिम्मेदारी किसकी है? जो 102 और 108 चला रहा है उसकी। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में जो जन्म के आधार पर बच्चों की जो मृत्यु दर है उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ बहुत कम है, और सरगुजा जिला तो पिछले 2 सालों से बहुत ही सुधार हुआ है। एक भी बच्चे की मृत्यु ना हो, उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। 15 साल में ये कभी एसएनसीओ ये नहीं बना के दिए थे, एसएनसीओ टी.एस. सिंहदेव जी के कार्यकाल में बना है। तो ऐसी बहुत सी उपलब्धियां हैं, कमियां जरूर हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। ये जितनी बातें हुई हैं सब पुरानी फसल है, नई जवाबदारी के साथ हम लोग काम करने के लिए आज भी तत्पर और तैयार हैं। निश्चित तौर पर कमियां हैं, कमियों को दूर भी की जाएगी। आप लोग हमारे इस चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हुई, इसमें हमारे पैनलिस्ट जो शामिल हुए उनका धन्यवाद।